क्लास 8 के इतिहास की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इतिहास का दूसरा चैप्टर भारत में कंपनी सत्ता का उद्भव पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग भारत में फ्रांसीसी कंपनी, कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी स्पर्धा और ब्रिटिश की बंगाल विजय पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में जो बुक का ये दिखाया जा रहा है, जैसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी है, स्वमूल्यांकन या जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसी को समझाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग मेरे द्वारा समझिए और किताब में इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर दोनों को पढ़ेंगे, दोनों को समझाएंगे अलग अलग, तो वीडियो बहुत लंबा होगा और आप लोग देखते हैं कि आप लोग देखते ही नहीं हैं वीडियो को। इसलिए उसी टॉपिक को अपने से समझा रहे हैं, आप लोग खुद इसको समझिए। तो सबसे पहले हम लोग स्वमूल्यांकन को आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा और आगे हम लोग भारत में फ्रांसीसी कंपनी के विषय में पढ़ते हैं। तो आप लोग किताब में देखिए और उसके बाद हम समझाते हैं, इसको समझिए। भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, जो फ्रैंको इज़कैनन द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद भारत में फ्रांसीसी कंपनी मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंदन नगर, करिकल, सूरत में स्थापित की गई। वैसे तो भारत में पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध का पुराना इतिहास रहा है। प्राचीन समय से ही व्यापार होते रहे हैं, लेकिन मध्यकाल से आधुनिक काल तक कई यूरोपीय कंपनियां बारी बारी से भारत में आई, जिसका हम लोग पहले भी पढ़े हैं। व्यापार और आकर भारत में अपना व्यापार बढ़ाया, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में सबसे पहले पढ़े कि पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश कंपनियां आई, फिर फ्रांसीसी कंपनियां भारत में अपने व्यापार बढ़ाने के लिए आई। ये चारों यूरोपीय कंपनियां भारत के पूर्वी द्वीपों पर शिफ्ट हो गई। इन कंपनियों को भारतीय सामानों का व्यापार करने पर बहुत अधिक लाभ मिलता था, जिसके कारण ये अपने व्यापार को और अधिक बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपनी कंपनी का केंद्र स्थापित कर दिए और उस समय मुगल काल चल रहा था, मुगल शासन काल, तथा ये लोग उससे अनुमति लेकर ये अपनी कंपनियों को स्थापित किए और अपना व्यापार बढ़ाने लगे। व्यापार की जाने वाली मुख्य वस्तुएं क्या क्या थी? तो काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, रेशम, सूती कपड़े आदि। ये यूरोपीय कंपनियां भारत में व्यापार बढ़ाने के साथ साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगी। अब इनका लालसा बढ़ने लगा भारत में, इसलिए ये लोग राजनीतिक दखल भी देने लगे और भारतीय शासकों का जब वो लोग विरोध करते थे तो उनके साथ युद्ध होने लगता था, अस्त्र शस्त्र उठा लेते थे, अपनी मनमानी करने लगते थे। व्यापार बढ़ाने के साथ साथ ये चारों कंपनियां आपसी दुश्मनी इन लोगों में बढ़ गई और ये एक दूसरे के बीच प्रतिस्पर्धा भी शुरू कर दिए। ये चारों यूरोपीय कंपनियां एक तो अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे भारत के साथ, और दूसरा इन लोगों को आपसी मुकाबला, आपसी दुश्मनी भी हो गया कि हम सबसे अधिक लाभ कमाएं, हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, सिर्फ हम ही भारत में व्यापार करें। इसी कारण ये चारों यूरोपीय देश जो थे आपस में ही लड़ने लगे, झगड़ने लगे, इन्हीं के बीच संघर्ष होने लगा। उसमें सबसे बड़ा, ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन देश फ्रांस ही था। तो सभी अपने अपने व्यापार को आगे ले जाना चाहते थे और जिसके कारण एक दूसरे से युद्ध होने लगा। इससे दूसरी समस्या उत्पन्न हो गई। क्या समस्या उत्पन्न हो गई? तो जिस वस्तुओं की मांग अधिक थी उसका दाम
बहुत अधिक बढ़ गया। इस कारण क्या हुआ, ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी कंपनी, अब इन लोगों को जो अधिक लाभ मिलता था उससे कम लाभ होने लगा, तो ये लोग और आपस में झगड़ने लगे, एक दूसरे से भिड़ गए। इसी कारण दोनों देशों के बीच कई संघर्ष हुए, जिसे हम लोग भारत में कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। अब इस टॉपिक को आप लोगों ने समझ गया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा। ब्रिटिश फ्रांसीसी युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये फ्रांसीसी युद्ध कर्नाटक तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में हुए थे। अंग्रेज अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत तथा उसके पूर्वी द्वीपों पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए अपने सभी दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, जिसमें प्रमुख थे फ्रांसीसी। फ्रांस में राजशाही व्यवस्था थी। वहाँ का शासक लुई 14वां, उसके शासनकाल में फ्रांसीसी कंपनी भारत में 1664 में आई और वे उसी स्थान पर अपनी कंपनी का स्थापना किए जिस स्थान पर ब्रिटिश कंपनियां पहले से स्थापित की गई थी। ब्रिटिश कंपनियां स्थापित थी। अब ब्रिटिश कंपनी चाहती थी कि हमें अधिक से अधिक लाभ हो और फ्रांसीसी कंपनी चाहती थी कि हमें अधिक से अधिक लाभ हो, और इसके लिए वह अपने रास्ते से एक दूसरे को दोनों हटाना चाहते थे। ब्रिटेन चाहता था कि हम सब पर अपना अधिकार जमा लें, भारत के सभी क्षेत्रों पर अपना व्यापार भी बढ़ाएं और राजनीतिक दखल अंदाजी भी करें। मेरे रास्ते में जो आएगा उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो उसके रास्ते में सबसे पहले फ्रांसीसी कंपनियां आ रही थी उसके कामों में दखल अंदाजी करने के लिए। तो इसके लिए वो अपने व्यापार में अधिक लाभ कमाने के लिए ब्रिटिश कंपनी चाहती थी कि हमें सस्ता दर पे कच्चा माल उपलब्ध हो। तो कैसे होगा, जब हमें भारत के उन सभी क्षेत्रों पर हमारा सिर्फ ब्रिटिश का अधिकार हो जाए तब हम ऐसा कर सकते हैं। यही काम वो करना चाहती थी और उनके रास्ते में फ्रांसीसी कंपनियां आई तो उन दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। तो कर्नाटक का पहला युद्ध जो है 1746 से 1748 ईस्वी तक हुआ, जो 2 वर्ष तक चला। उसके बाद है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो 1749 से 1754 तक चला। ये 5 वर्ष तक जारी रहा। उसके बाद है कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। तो इस प्रकार 1746 से 1763 ईस्वी के बीच कर्नाटक और उसके आसपास के क्षेत्र में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच प्रमुख 3 युद्ध हुए। कर्नाटक के प्रथम युद्ध का कारण क्या था? तो यूरोप का एक देश था ऑस्ट्रिया, जहां उत्तराधिकार के लिए दोनों देशों के बीच संघर्ष हो रहा था। इसी मुद्दे को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस में संघर्ष हो रहे थे। वही संघर्ष भारत में भी देखा गया, जिसे भारत में के इतिहास में कर्नाटक के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब कर्नाटक के दूसरे युद्ध का कारण क्या था? तो भारत का क्षेत्र हैदराबाद और कर्नाटक का जो क्षेत्र था उस पर भी उत्तराधिकार के लिए समस्या उत्पन्न हो गई। तो फ्रांसीसी चाहते थे कि इन दोनों क्षेत्रों पर हमारा अधिकार हो, हमारे उत्तराधिकार उस पर राज्य करे, और ब्रिटेन के लोग ये चाहते थे। इसके लिए क्या हुआ, 2 गुट बन गए। कोई ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था, कोई फ्रांस को सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ 2 गुटों में बट जाने के कारण ही कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ। अब तीसरा युद्ध था जो 7 वर्ष तक चला। ये यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस में हो रहा था ये युद्ध, और इसी का असर भारत में देखा गया, जिसे कर्नाटक का तीसरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार अब है कर्नाटक के पहले युद्ध की संधि 1755 में हुई। दूसरे युद्ध की
कर्नाटक के पहले युद्ध की संधि 1748 में हुई, दूसरे युद्ध की संधि 1755 में हुई और तीसरे युद्ध की संधि 1763 ईस्वी में हो गई। अब कर्नाटक के पहले युद्ध की विशेषता थी कि एक फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, उन्होंने मॉरिशस के एक गवर्नर, फ्रेंच गवर्नर थे लाब्रूडोने को अपने साथ मिलाकर और उसके साथ मिलकर ब्रिटेन पर दबाव डालना शुरू कर दिया और मद्रास का क्षेत्र जो ब्रिटेन के अधिकार में था उस पर अपना अधिकार जमा लिया, जिसे सेंट थॉम का युद्ध कहते हैं। अब द्वितीय युद्ध का कारण क्या था? तो अम्बूर का युद्ध जो दो ग्रुप में बन गया था, एक फ्रेंच ग्रुप और दूसरा ब्रिटेन ग्रुप। इन दोनों ग्रुपों का एक ही उद्देश्य था कि अपने अपने प्रतिनिधियों को दोनों क्षेत्र कर्नाटक और हैदराबाद में हम आगे बढ़ाएं। उसके बाद तीसरे युद्ध का कारण था, इसके कारण युद्ध हुआ। तो तीसरे युद्ध का क्या कारण था? तो 1760 ईस्वी में भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच युद्ध हुआ, जिसे वांडीवास का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई और उन्हें भारत के इस क्षेत्र से जाना पड़ा और इसी युद्ध के बाद और भारत पर अंग्रेजी सत्ता कायम हो गई और फ्रांसीसियों का जो व्यापार भारत में बढ़ रहा था उस समय से वो समाप्त होने लगा। इससे अंग्रेजी सेना समाप्त होने लगा और फ्रांसीसी कंपनियां वापस यहाँ से जाने लगी और ब्रिटेन का पूरा वर्चस्व भारत पर हो गया। अब आगे है ब्रिटिश की बंगाल विजय। तो 18वीं शताब्दी में बंगाल व्यापार से और हर तरह से बहुत समृद्ध था, बहुत आगे था। अंग्रेज़ों ने 1651 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार सुल्तान शुजा से अनुमति लेकर अपनी फैक्ट्री वहाँ पे बंगाल में स्थापित कर दी और आगे अंग्रेज़ों ने 1698 में सूबेदार अजवी असान से 3 गांव सुतानोती, कालीकता तथा गोविंदपुर की जमींदारी ले ली और 1717 में एक मुगल शासक था फर्रुखसियर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कई सारी व्यापारिक सुविधाएं दी। अब कंपनी को यह भी अधिकार मिल गया, फर्रुखसियर ने ब्रिटिश कंपनी को इतना अधिकार दे दिया कि बिना कोई टैक्स के वो बंगाल से सामान खरीद सकते थे, बेच सकते थे, उसके लिए उसको कोई कर नहीं देना पड़ता था। लेकिन वह बंगाल से उस समय बंगाल का एक नवाब था अलीवर्णी खान, जो ब्रिटिश कंपनियों के क्रियाकलाप, उनको जो अधिकार दिए गए थे उस पर पूरा अपना देखभाल करता था कि क्या ये कंपनियां जो अधिकार दिए गए हैं उतना काम कर रही है कि उससे ज़्यादा कर रही है, तो कि उसका वो दुरुपयोग कर रही है, ये देखता था। लेकिन 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद बंगाल की गद्दी पर शाह सिराजुद्दौला बैठा, जो एक गैर जिम्मेवार शासक था, जिसके शासनकाल में बंगाल की शासन सत्ता ठीक से नहीं चल पाई और अंग्रेज़ों का पूरा वर्चस्व वहाँ बढ़ गया। तो आगे आज बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे की वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।